Hello everyone, this is Mohit Advocate and this is the part 3 of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 और आज हम इस पार्ट में सेक्शन 23 से लेकर 37 तक कर लेंगे, जो कि हमारा फिर लास्ट पार्ट है आज का। और फिर हमारे तीन पार्ट में हमारी सीरीज़ पूरे प्रोटेक्शन इसकी पूरे एक्ट की कंप्लीट हो जाएगी। और सो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट वी विल स्टार्ट स्टडिंग एंड मेनली आई विल बी स्टडिंग फ्रॉम माई बेयर एक्ट of the Universal of the Domestic of the Protection of the Women from Domestic Violence Act 2005 and I'm starting from section 23 onwards. Power to grant interim and ex parte orders. शक्ति है क्या ग्रांट करने की इंटरिम ऑर्डर्स और एक्स पार्टी ऑर्डर्स। इंटरिम ऑर्डर्स वो होते हैं कि प्रोसीडिंग के दौरान बीच बीच में जो ऑर्डर्स आते हैं जो कि केस को हल्का फुल्का ही डिटरमाइन करते हैं, मतलब जो प्रोसीडिंग्स के बीच में जो ऑर्डर्स आते हैं कि आज ये हुआ और आज ये रिप्लाई फाइल हुआ, आज वो रिप्लाई फाइल हुआ, आज उसने वो एप्लीकेशन लगाई, ये होते हैं इंटरिम ऑर्डर्स पे उन पे आना डिसाइड होना। और एक्स पार्टी ऑर्डर्स होने की रेस्पोंडेंट आया ही नहीं तो उसकी ना हाजिरी में एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया इन फेवर ऑफ पिटिशनर। सो सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर हिम अंडर दिस एक्ट। इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर हिम अंडर दिस एक्ट का मतलब है कोई भी प्रक्रिया मजिस्ट्रेट के सामने इस एक्ट के तहत। द मजिस्ट्रेट में पास सच इंटरिम ऑर्डर्स एज ही डीम जस्ट एंड प्रॉपर। तो मजिस्ट्रेट कौन से इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है जो उसको उचित और जस्ट और बिल्कुल सही लगते हैं, वो ऑर्डर पास कर सकते हैं इंटरिम ऑर्डर मजिस्ट्रेट साहब, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब 23 का 2 If the magistrate is satisfied that an application prima facie discloses that the respondent is committing, मैजिस्ट्रेट साहब को यह संतुष्टि हो जाती है कि जो ये एप्लीकेशन मेरे सामने लगाई गई है इसमें प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टिया से ये दिखता है और ये तो डिस्क्लोज कर रही है, ये तो साफ साफ बता रही है और एविडेंसेस बता रहे हैं क्या कि रेस्पोंडेंट है जो इस महिला का पति है, इसके साथ घरेलू हिंसा कर रहा है या इस महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है या फिर रेस्पोंडेंट ने घरेलू हिंसा कमिट की है, मतलब उसको अंजाम दिया है। और हैज़ कमिटेड एन एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, या उसने कोई एक्ट किया है किसका, घरेलू हिंसा का। और डेट देयर इज़ अ लाइकलीहुड दैट द रेस्पोंडेंट मे कमिट एन एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। और मैजिस्ट्रेट को यह संतुष्टि हो जाती है कि जो इस महिला का पति है, इस महिला ने जिसने एप्लीकेशन लगाई है उसका पति या कोई उसका शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने वाला साथी इसके साथ घरेलू हिंसा करने वाला है। तो हमारे लेजिस्लेचर ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों के सिनेरियोज कवर कर लिए हैं सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 में। ही में ग्रांट एन एक्स पार्टी ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ, फिर मजिस्ट्रेट क्या पास कर देगा, एक्स पार्टी ऑर्डर। रेस्पोंडेंट को भी नहीं बुलाएगा अगर उसको ऐसा लगेगा कि वो करने वाला है घरेलू हिंसा करेगा। एफिडेविट इन सच फॉर्म ही में ग्रांट एन एक्स पार्टी ऑर्डर, वो मजिस्ट्रेट साहब एक एक्स पार्टी ऑर्डर ग्रांट कर देगा महिला के फेवर में ऑन द बेसिस ऑफ द एफिडेविट। और महिला सिर्फ किस बेसिस को देख के किस चीज़ को देख के मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करेगा, बस महिला ने जो शपथनामा लगाया उसको देखते हुए इन सच फॉर्म एज में भी प्रिस्क्राइब, और उस फॉर्म में ही लगाया शपथनामा जिसमें कि पीछे अपेंडिक्स में प्रिस्क्राइब किया हुआ है ऑफ द एग्रीड पर्सन अंडर सेक्शन 18, 19, 20, 21। और वो महिला जो एग्रीड पर्सन है वो एफिडेविट लगाएगी और कौन से सेक्शन के अंतर्गत लगाएगी, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में वो रेजिडेंस ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर और रिकम्पनसेशन ऑर्डर और मॉनेटरी रिलीफ के लिए एप्लीकेशन लगाएगी एज द केस में भी। और जैसा भी मुकदमा हो, सेक्शन 22 अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट, और सेक्शन 22 में भी एप्लीकेशन लगा सकती है। और किसके अगेंस्ट में एक्स पार्टी ऑर्डर पास करेगा मजिस्ट्रेट साहब, रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट में जिसने मार पिटाई घरेलू हिंसा शेयर्ड हाउस होल्ड में महिला के साथ की है। ये हमारा हो गया सेक्शन 3। और जो एफिडेविट दिया हुआ है इसमें एफिडेविट की बात हो रही है, ये पीछे फॉर्म 3 में प्रोवाइडेड है। फॉर्म 3 में जो प्रिस्क्राइब परफॉर्मर दे रखा है उसमें ही वो एफिडेविट मजिस्ट्रेट साहब के सामने फाइल होगा। अब सेक्शन 24 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 कोर्ट टू गिव कॉपीज ऑफ ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट। अब अदालत क्या करेगा, ऑर्डर पास करने के बाद उसकी नकल, ऑर्डर की नकल बिल्कुल मुफ्त में दे देगा, कोई चार्ज नहीं लेगा। द मजिस्ट्रेट शैल है, मैंडेटरी है। मजिस्ट्रेट को क्या करना चाहिए साहब को, इन ऑल केसेज वेयर ही हैज पास्ड एनी ऑर्डर अंडर दिस एक्ट, सभी मुकदमों में और सभी केसेज में जो भी मजिस्ट्रेट साहब ने इस कानून के तहत कोई ऑर्डर पास किया है, ऑर्डर डेट अ कॉपी ऑफ सच ऑर्डर कर देगा किसको, फाइलिंग, उसको नकल ब्रांच को ऑर्डर कर देगा कि मैं जो ये ऑर्डर पास कर रहा हूँ इस ऑर्डर की नकल शैल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पार्टीज टू द एप्लीकेशन, बिल्कुल मुफ्त में दी जाए, कोई उनसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। और किसको दी जाए, बिल्कुल मुफ्त में एक नकल किसको दी जाए इस ऑर्डर की,
पार्टीज टू द प्रोसीडिंग, पार्टीज टू द एप्लीकेशन, जो जिन्होंने पत्र लगाया था उसमें कोई एप्लीकांट होगा, उसमें कोई रेस्पोंडेंट होगा, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए। द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन द जुरिडिक्शन ऑफ विच द मजिस्ट्रेट हैज़ बीन अप्रोच्ड, एसएचओ उस पुलिस थाने के एसएचओ को दी जाए जिसके एरिया में वो एग्रीड महिला रहती है। मेन ये बोल रहा है इन द जुरिडिक्शन ऑफ विच द मजिस्ट्रेट हैज़ बीन अप्रोच, और जिसकी मजिस्ट्रेट की जुरिडिक्शन में वो महिला ने एप्लीकेशन लगाई है, उस जुरिडिक्शन का एसएचओ भी हो सकता है। एंड एनी सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड विद इन द लोकल लिमिट्स, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, कोई सेवाएं देने वाला कोई एसोसिएशन है, कोई कंपनी है, तो उनको भी एक नकल इस ऑर्डर की नकल की कॉपी जाएगी। ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, वही कोर्ट की जुरिडिक्शन में कोई सर्विस प्रोवाइडर है। एंड इफ एनी सर्विस प्रोवाइडर हैज़ रजिस्टर्ड अ डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, और किसी सेवा देने वाले प्रोवाइडर ने क्या सबमिट करवाई है, क्या जमा करवाई है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट टू ई में, ठीक है, टू डेट सर्विस प्रोवाइडर, तो फिर नकल की कॉपी किसको मिल जाएगी, उस सर्विस प्रोवाइडर को मिल जाएगी। ये सेक्शन 24 बोलता है। अब सेक्शन 25 ड्यूरेशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ ऑर्डर्स, कितने समय तक ये ऑर्डर एक्टिव रहेंगे और क्या इनमें बदलाव हो सकते हैं, यही हमें सेक्शन 25 बता रहा है। 25 का एक, अ प्रोटेक्शन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 18, जो प्रोटेक्शन ऑर्डर, जो बचाव का ऑर्डर सेक्शन 18 में जो किया जाता है, जो दिया जाता है, शैल बी इन फोर्स टिल द एग्रीड पर्सन अप्लाइज फॉर डिस्चार्ज, वो इतने दिनों तक चलता रहेगा जब तक कि जिसने एप्लीकेशन लगाई थी वही कोर्ट को नहीं बताता कि जी अब इसे बंद कर दिए, अब प्रोटेक्शन ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 25 का एक होता था। 25 का 2, इफ द मजिस्ट्रेट ऑन रिसीप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फ्रॉम द एग्रीड पर्सन, मजिस्ट्रेट साहब को, जज साहब को एक पत्र मिलता है, एक रिसीविंग मिलती है किसी लेटर की, और वो किसी ने भेजा है, पत्र भेजा है मजिस्ट्रेट साहब को, एग्रीड वुमेन ने, एग्रीड पर्सन ने, जो कि दुखी था, और द रेस्पोंडेंट, या तो रेस्पोंडेंट भी भेज सकता है एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट साहब के सामने, इज सेटिस्फाइड देयर इज अ चेंज इन द सर्कमस्टांसेस रिक्वायरिंग अल्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन और रेवोकेशन, और मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब संतुष्ट हो जाते हैं कि हालातों में बदलाव हो चुका है, तो अब वो क्या करेंगे, अल्ट्रेशन कर देंगे उस ऑर्डर को, प्रोटेक्शन ऑर्डर को, मतलब उसमें कुछ बदलाव कर देंगे, मॉडिफिकेशन, कोई चीज़ें थी जो एक्स्ट्रा थी उनको और बदलाव कर दिया जाएगा, रेवोकेशन, या कुछ कंडीशंस थी उस प्रोटेक्शन ऑर्डर की उनको हटा लिया जाएगा, ऑफ एनी ऑर्डर, उस ऑर्डर का, जो कि 18 से 22 में ऑर्डर पास होगा, उन वाले ऑर्डर की बात हो रही है। मेड अंडर दिस एक्ट, जो कि इस कानून के तहत मेड किए गए हैं। ही मे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग पास सच ऑर्डर, फिर मजिस्ट्रेट साहब अल्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन, रेवोकेशन करेंगे, तो इसके लिए भी एक अपने रीजंस, अपने कारण लिखेंगे और लिखित में करेंगे यह मॉडिफिकेशन और रेवोकेशन करने के लिए भी, एज ही मे डीम्ड अप्रोप्रिएट, जो भी जज साहब को अच्छा लगता है, अप्रोप्रिएट लगता है, सुंदर सा लगता है, तो वो रीजंस अपने रिकॉर्ड कर लेंगे। ये 25 का 2 बोलता है। अब सेक्शन 26 रिलीफ इन अदर सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग्स, कोई अन्य सूट, कोई अन्य सिविल प्रक्रिया चल रही है, कोई अन्य क्रिमिनल प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें रिलीफ कैसे मिलेगा, और क्या इस एक्ट के रिलीफ को वो मतलब ओवरराइड करेगा, या कैसे उनकी एडजस्टमेंट होगी, यही 26 बता रहा है। अब 26 का 1, एनी रिलीफ अवेलेबल अंडर सेक्शन 18, 19, 20, 21 एंड 22, कोई भी रिलीफ जो अग्रीड वुमेन, अग्रीड पर्सन ले सकता है, कौन से सेक्शन के अंतर्गत, 18, 19, 20, 21, 22 के अंतर्गत। मे ऑल्सो बी सोट इन एनी लीगल प्रोसीडिंग बिफोर अ सिविल कोर्ट, ये रिलीफ सिविल कोर्ट के आगे, दीवानी अदालत के आगे भी लिए जा सकते हैं, अग्रीड पर्सन द्वारा, दुखी व्यक्ति द्वारा। फैमिली कोर्ट भी इन रिलीफ को दिला सकता है, और अ क्रिमिनल कोर्ट, एक फौजदारी अदालत भी इन रिलीफ को दिला सकता है। अफेक्टिंग द एग्रीड पर्सन, 18 से लेके 22 तक, जो किसको अफेक्ट करने, सीधे सीधे परिणाम, नतीजा किसको भुगतना पड़ रहा है, दुखियारे व्यक्ति को, एग्रीड पर्सन को। एंड द रेस्पोंडेंट वेदर सच प्रोसीडिंग वाज इनिशिएटेड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, सिविल कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में और क्रिमिनल कोर्ट में इस एक्ट के, इस कानून के आ जाने से पहले भी ये रिलीफ लिए जा सकते थे, और इस एक्ट के आ जाने के बाद भी ये रिलीफ लिए जा सकते हैं, फैमिली कोर्ट में, सिविल कोर्ट में और क्रिमिनल कोर्ट में। ये कह रहा है हमारा 26 का 1। ये मत सोचना कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ये रिलीफ दे सकते हैं, ये अदालतें भी ये रिलीफ दे सकती है। इन अदालतों में कोई और प्रक्रिया चल रही है और कोई इनमें कोई एप्लीकेशन इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत फाइल हो गई, तो बिल्कुल दे सकते हैं, वो उनके पास पूरी पावर है। अब 26 का 2, एनी रिलीफ रेफर टू इन सबसेक्शन 1, जो ये सबसेक्शन 1 में जो मैंने रिलीफ बताए, ये 18 से 22 वाले, तो ये रिलीफ कोई मांग रहा है, तो मे बी सोट फॉर इन एडिशन टू, तो ये एडिशन में होंगे, साथ नहीं होंगे, इन एडिशन में होंगे। जो इस एक्ट के तहत जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही, और लेकिन एडिशन में
ये फैमिली कोड, सिविल कोड, क्रिमिनल कोड भी दिलाएगा इन एडिशन, कोई रिलीफ देगा तो। टू एंड अलोंग विद एनी अदर रिलीफ दैट द एग्रीड पर्सन मे सीक इन सच सूट, और कोई और रिलीफ जो एग्रीड पर्सन दुखियारा व्यक्ति सीक कर सकता है उस सूट में, उस प्रक्रिया में जो उसने चलाई हुई है। और लीगल प्रोसीडिंग बिफोर अ सिविल और क्रिमिनल कोर्ट, जो उसने लीगल प्रोसीडिंग, लीगल प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया किसके सामने चलाई हुई है, किसी सिविल कोर्ट के सामने, किसी सिविल अदालत के सामने, या फिर क्रिमिनल कोर्ट के सामने, दीवानी और फौजदारी अदालतों के सामने। तो ये 26 का 2 बोलता है। 26 का 3, इन केस एनी रिलीफ हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय द एग्रीड पर्सन इन एनी प्रोसीडिंग अदर देन अ प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। तो बता रहा है किसी भी मुकदमे में, किसी भी प्रक्रिया में जो दुखियारा व्यक्ति है, एग्रीड पर्सन है, उसने कोई रिलीफ ऑब्टेन कर लिया है और इस कानून की प्रोसीडिंग के तहत नहीं किया, किसी और अन्य कोर्ट के सामने कर लिया है, सो शी शैल बी बाउंड टू इन्फॉर्म द मैजिस्ट्रेट ऑफ द ग्रांट ऑफ सच रिलीफ। और फिर इस कानून के तहत भी, इस एक्ट के तहत भी वो मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के सामने अपनी एक पत्र लगाती है वो दुखियारी महिला या दुखियारा व्यक्ति। सो वो बता रहा है कि यार वो उसको बताना पड़ेगा कि उसने कौन कौन से रिलीफ पहले ले चुका है, वो सिविल कोर्ट से, क्रिमिनल कोर्ट से और फैमिली कोर्ट से, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये उसकी ड्यूटी है, बाउंड है वो। ये 26 का 3 बोलता है। अब सेक्शन 27 जुरिडिक्शन, क्षेत्रफल कहाँ का रहेगा इस एक्ट का, इस कानून का। 27 का 1, द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जो अदालत रहेगी इसकी, JMIC की और द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और MM साहब की, एज द केस में भी, जैसा भी मुकदमा हो, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ विच, जिसकी लोकल लिमिट्स में, इन मैजिस्ट्रेट के लोकल एरिया में क्या हुआ है, ये सब हुआ है जो मैं नीचे बताऊंगा। A, द पर्सन एग्रीड परमानेंटली और टेम्पोरली रिजाइड्स, जो पर्सन दुखियारा व्यक्ति है वो या तो अस्थायी तौर पर रहता है या स्थायी तौर पर रहता है, और कैरीज ऑन बिजनेस, या अपना व्यापार चलाता है वो एग्रीड व्यक्ति, वो दुखियारा व्यक्ति, और इज एम्प्लॉयड, या किसी के नीचे काम कर रहा है या वहाँ कार्यरत है। B, द रेस्पोंडेंट रिसाइड्स, वो जिसने महिला को दुख दिए हैं, वो जिसने महिला के साथ घरेलू हिंसा की है, वो रेस्पोंडेंट कहीं भी रहता है तो वहाँ की भी जुरिडिक्शन बन जाएगी। और कैरीज ऑन बिजनेस, वो रेस्पोंडेंट उस महिला का पति जहाँ भी रहता है, जहाँ भी व्यापार करता है, वहाँ की भी जुरिडिक्शन बन जाएगी। और इज एम्प्लॉयड, जहाँ भी वो कार्यरत है वहाँ की भी वो जुरिडिक्शन बन जाएगी। C, द कोज ऑफ एक्शन हैज अराइजन, जहाँ भी घरेलू हिंसा हुई है तो वहाँ की भी जुरिडिक्शन बन जाएगी। ये 27 के तीनों क्लोजेस बोलते हैं। अब 27 सेक्शन 1 का लेटर पार्ट, शैल बी द कॉम्पिटेंट कोर्ट टू ग्रांट अ प्रोटेक्शन ऑर्डर, तो यही वाले कोर्ट, यही वाले जुरिडिक्शन वाले कोर्ट ही सक्षम कोर्ट होंगे और क्या ग्रांट करने के लिए, बचाव का एक ऑर्डर ग्रांट करने के लिए। एंड अदर ऑर्डर्स, और अदर ऑर्डर भी पास कर सकते हैं 19 से 22 वाले, और प्रोटेक्शन ऑर्डर हमारा पास होता है 18 में। अंडर दिस एक्ट, इस कानून के तहत वही कोर्ट की जुरिडिक्शन बनेगी, वही सक्षम कोर्ट कहलाएगा। एंड टू ट्राई ऑफेंसेज अंडर दिस एक्ट, और अपराधों को ट्राई करेगा इस कानून के तहत। ये हमारा 27 का 1 बोलता है। अब 27 का 2, एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी एनफोर्सेबल थ्रू आउट इंडिया, कोई भी ऑर्डर इस कानून के तहत जो भी मेड होगा, जो भी बनेगा, जो भी निकलेगा मैजिस्ट्रेट साहब के कोर्ट से, तो वो पूरे थ्रू आउट इंडिया इन्फोर्सेबल रहेगा। ये नहीं है कि रेस्पोंडेंट आज गुड़गांव में रह रहा है और रेस्पोंडेंट जैसे ऑर्डर निकला उसने अपना रेजिडेंस चेंज कर दिया और वो तमिलनाडु में रहने लग गया। सो बोल रहा है कि एग्रीड महिला तमिलनाडु के किसी कोर्ट में जाके, जहाँ पे उसका पति रह रहा है जिसने उसके साथ घरेलू हिंसा की थी, वो तमिलनाडु के किसी कोर्ट में जाकर अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाएगी और एग्जीक्यूट करवाएगी अपने ऑर्डर को मॉनेटरी रिलीफ के लिए, कंपनसेशन के लिए, तो तमिलनाडु का कोर्ट भी बिना कुछ उसको बोले कि आप यहाँ क्यों आए हो, उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा। ये हमारा 27 का 2 बोलता है। अब सेक्शन 28 प्रोसीजर, प्रक्रिया क्या रहेगी। 28 का 1, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, जहाँ इस कानून ने अच्छे तरह से बचाया हुआ है वहाँ तो इसको सेव कर लेना, मानना उस चीज़ों को, नहीं तो आगे जनरल रूल पढ़ो। ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 12, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23, सारी प्रक्रिया इन सेक्शन के तहत। एंड ऑफेंसेज अंडर सेक्शन 31, और जो ऑफेंस की बात होगी, अपराध की बात होगी, सेक्शन 31 जो भी आएगा उसमें। शैल बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द CRPC, तो किस कोड से जेनेसिस ले रहा है, ये कैसे गवर्न होंगे, कौन जेनेसिस दे रहा है इसको, CRPC 1973 जेनेसिस दे रहा है। इन प्रक्रिया को फॉलो होगी जो इनमें 12, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23 में और 31 के अपराधों में। जेनेसिस कौन दे रहा है, CRPC दे रहा है। प्री का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। 28 का 1, 28 का 2, नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल प्रिवेंट द कोर्ट फ्रॉम लेइंग डाउन इट्स ओन प्रोसीजर, कुछ भी सबसेक्शन 1 में अदालत को नहीं रोकेगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जज साहब को नहीं रोकेगा क्या करने से,
फ्रॉम लेइंग डाउन इट्स ओन प्रोसीजर, कि वो अपना कोई प्रोसीजर ना बना सके, बिल्कुल बना सकता है मजिस्ट्रेट साहब। फॉर डिस्पोजल ऑफ एन एप्लीकेशन, किस चीज़ के लिए, एक एप्लीकेशन को डिसाइड करके साइड में करने के लिए, अंडर सेक्शन 12, और सेक्शन 12 के तहत जो एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट लगती है उसमें अपना प्रोसीजर भी मजिस्ट्रेट साहब बना सकते हैं। और अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 23 और 23 के 2 में भी अपना प्रोसीजर बना सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब। ये 28 का सब सेक्शन 2 बोलता है। अब हम बढ़ेंगे सेक्शन 29 जो कि बोलता है अपील। अपील के क्या प्रोविजंस है 29 में मिलते हैं। देयर शैल लाई एन अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन, मजिस्ट्रेट साहब ने जो भी ऑर्डर पास किया इस कानून के तहत उसकी अपील कहाँ लाई करेगी, कोर्ट ऑफ सेशन में लाई करेगी। विद इन 30 डेज, प्री का क्वेश्चन, कितने दिनों में लाई करेगी, पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगा 30 डेज, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर मेड बाय द मजिस्ट्रेट। और किस दिन से कैलकुलेट होगा 30 डेज, जिस दिन से मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर निकाला था। इज सर्व्ड ऑन द एग्रीड पर्सन, ऑर्डर निकाला था और एग्रीड पर्सन को, उस दुखियारी महिला को सर्व्ड हो गया था वो ऑर्डर, उसने प्राप्त कर लिया था, उस दिन से 30 डेज होंगे। और द रेस्पोंडेंट या उसके पति को सर्व हो गया था वो ऑर्डर, उस दिन से 30 डेज कैलकुलेट होंगे। एज द केस में भी, जैसा भी मुकदमा हो, विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में हो, ठीक है। अब सेक्शन 30 जो कि चैप्टर 5 का लास्ट चैप्टर है इसका, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का चैप्टर 5 मिसलेनियस। सेक्शन 30 प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट, जो बचाव अधिकारी रहेगा और सदस्य सर्विस प्रोवाइडर का जो कि सेवाएं प्रोवाइड कराते हैं इस कानून के तहत, तो वो क्या होंगे, वो सरकारी कर्मचारी होंगे। ये सेक्शन 30 हमें बताता है। द प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, वो बचाव अधिकारी, एंड मेंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, और सदस्य किसके, सेवाएं जो कंपनी और एसोसिएशन दे रही है उनके, वाइल एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट, जब वो कार्य कर रहे हैं या कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, इन परसुएंस ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, किसको लेकर, इस कानून के किसी धाराओं को लेकर वो परसुएंस में मतलब उनको फॉलो कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। और एनी रूल्स और ऑर्डर मेड देयर अंडर शैल बी डीम्ड टू द पब्लिक सर्वेंट, या किसी रूल्स को लेकर वो कार्य कर रहे हैं वो सरकारी कर्मचारी और वो बचाव अधिकारी और सर्विस प्रोवाइडर, सो माना जाएगा कि वो क्या है, वो सरकारी कर्मचारी है, वो पब्लिक सर्वेंट है। कौन, बचाव अधिकारी और सर्विस प्रोवाइडर का सदस्य। विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी, और मान लो कि सेक्शन 21 जो आईपीसी में पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी हुई है जिसमें 12 क्लॉजेज ऐड किए गए, मान लो कि प्रोटेक्शन ऑफिसर और जो ये सर्विस प्रोवाइडर है ये भी सरकारी कर्मचारी है और 21 आईपीसी में इनको ऐड किया गया है। ये हमारा सेक्शन 30 बोलता है। सेक्शन 31 पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय रेस्पोंडेंट, क्या पेनल्टी लगेगी, क्या हर्जाना भरना पड़ेगा रेस्पोंडेंट को, उस महिला के पति को जिसने उसके साथ मारपिटाई की थी। और प्रोटेक्शन ऑर्डर, जो बचाव ऑर्डर रेस्पोंडेंट मजिस्ट्रेट साहब ने निकाल दिया था उसका भी उसने ब्रीच कर दिया है, उसकी भी वॉयलेशन कर दी है। तो सेक्शन 31 में हमें उसकी रेस्पोंडेंट को क्या पेनल्टी मिलेगी, उसके प्रोविजन मिलते हैं। 31 का एक, अ ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर और ऑफ एन इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर, एक वॉयलेशन, एक उल्लंघन जो कि बचाव ऑर्डर का और इंटरिम बचाव ऑर्डर का, जो बीच में प्रक्रिया के बीच में कोई बचाव ऑर्डर आता है उसका, बाय द रेस्पोंडेंट शैल बी एन ऑफेंस। किसने किया है उल्लंघन, किसने वॉयलेशन किया है, रेस्पोंडेंट ने, उस अग्रीड पर्सन के साथ जिसने मार पिटाई की है, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा की है, उस पर्सन ने वॉयलेशन की है किसकी, प्रोटेक्शन ऑर्डर की। शैल बी एन ऑफेंस, अब वो वॉयलेशन करेगा, उल्लंघन करेगा तो अब वो अपराध कहलाया जाएगा अंडर दिस एक्ट, इस कानून के तहत। एंड शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्शन टू 1 ईयर। और ऐसा करने पर अगर वो वॉयलेशन करेगा वो पति, वो व्यक्ति, वो पुरुष, तो कितने दिनों की उसको सजा हो सकती है, जेल कटवाई जाएगी, 1 साल तक की उसको जेल कटवाई जाएगी। 1 दिन से लेके 1 साल तक की कितनी भी कटवाई जा सकती है। और विथ फाइन, या उसको जुर्माना लग सकता है, जेल छोड़ो जुर्माना लगा देंगे, विच में एक्सटेंड टू 20,000 रुपीज़। और जो जुर्माना लगाएंगे वो कितना लगाएंगे, 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़ प्री का क्वेश्चन। और विद बोथ, या 1 साल की जेल भी कटवा देंगे और 20,000 का जुर्माना भी लगा देंगे। ये 31 का 1 बोलता है। 31 का 2, द ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1, जो अपराध सबसेक्शन 1 में अभी जो मैंने बताया वो shall as far as practical be tried by the magistrate who has passed the order। सो संभवतः कौन उसे ट्राई करेगा उस अपराध को, वही मैजिस्ट्रेट, वही जज साहब करेगा जिसने की प्रोटेक्शन ऑर्डर को निकाला था, जिसने प्रोटेक्शन ऑर्डर के प्रक्रिया देखी थी। द ब्रीच ऑफ विच हैज़ बीन alleged to have been caused by the accused, और उस मैजिस्ट्रेट साहब ने जो ऑर्डर निकाला था और इसी ऑर्डर का वॉयलेशन किया है किसने, उस अग्रीड पर्सन के साथ जिसने घरेलू हिंसा की थी, उस व्यक्ति के खिलाफ। अब 31 का 3,
While framing charges under subsection 1, the magistrate may also frame charges under 498 कैपिटल ए ऑफ IPC। अब ये बता रहा है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच हुआ था और मैजिस्ट्रेट साहब जो उस पर चार्ज लगेगा कि तूने वॉयलेशन की है, सो बोल रहे हैं साथ के साथ क्या चार्ज और फ्रेम कर लेंगे, 498 ए 498 कैपिटल ए IPC का भी चार्ज फ्रेम कर लेंगे और 498 कैपिटल ए को भी ट्राई करेंगे, जो कि चैप्टर 20 कैपिटल ए में दिया हुआ है ऑफ क्रूअल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, जो कि चैप्टर है 20A, और सेक्शन 498 कैपिटल ए को भी चार्ज कर लेंगे मैजिस्ट्रेट साहब इस वॉयलेशन के चार्ज के साथ साथ। और एनी अदर प्रोविजन ऑफ डेट कोड या IPC का और कोई अन्य प्रोविजन लग रहा है तो उसको भी साथ साथ अपने इस मुकदमे में चार्ज कर लेंगे और रेस्पोंडेंट को चार्ज करेंगे उसके लिए। और द डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 या डावरी प्रोहिबिशन एक्ट के कोई भी रेलिवेंट प्रोविजन जो लगते हुए दिखेंगे उसको भी चार्ज कर लेंगे मैजिस्ट्रेट साहब, पूरी छूट दी हुई है जज साहब को। एज द केस में भी, जैसा भी मुकदमा हो, इफ द फैक्ट्स डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दोज प्रोविजन, अगर केस के तथ्य उस वॉयलेशन के तथ्य यह बताते हैं कि किसी और प्रोविजन के तहत भी कोई अपराध हुआ है तो उसको भी चार्ज कर लेंगे, पूरी छूट है मैजिस्ट्रेट साहब को। ये 31 का 3 बताता है। हम अब पढ़ेंगे सेक्शन 32 कोग्निजेंस एंड प्रूफ, संज्ञान कैसे लेंगे मैजिस्ट्रेट साहब और प्रूफ साबित कैसे होगा केस। 32 का 1 नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग द CRPC ने जो लिखा हुआ आप भूल जाइए, यह पढ़िए। द ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1, जो अपराध सबसेक्शन 1 का है जो ऊपर बताया था, किसका, सेक्शन 31 का, शैल बी कोग्निजेबल, बोल रहा है कि संज्ञान ले सकते, कोग्निजेबल रहेगा और कोग्निजेबल ऑफेंस रहेगा, मतलब पुलिस ऑफिसर को अगर मैजिस्ट्रेट साहब निर्देश देंगे तो बिना कोई वारंट दिखाए अरेस्ट कर सकता है, या अग्रीड पर्सन, अग्रीड महिला पुलिस ऑफिसर के पास जाएगी तो वो कोग्निजेबल, वो पुलिस ऑफिसर ऐसा सुनने पर महिला की फरियाद उसको बिना वारंट दिखाए मैजिस्ट्रेट से अरेस्ट कर सकता है। एंड नॉन बेलेबल, और कैसा रहेगा 31 का 1 का वो अपराध जो वॉयलेशन करेगा प्रोटेक्शन ऑर्डर की, वो पुरुष नॉन बेलेबल, उसको जमानत नहीं मिलेगी, उसको बेल एप्लीकेशन ही लगानी पड़ेगी, उसको बेल एज द मैटर ऑफ राइट नहीं मिलेगी, उसको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। ये बोल रहा है हमारा 32 का 1। अब 32 का 2, अपॉन द सोल टेस्टिमनी ऑफ द एग्रीड पर्सन, सिर्फ अकेली टेस्टिमनी, अकेली गवाही किसकी, उस दुखियारी महिला की, उस दुखियारी व्यक्ति की। द कोर्ट में कंक्लूड डेट द ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 31 हैज बीन कमिटेड बाय द अक्यूज। कोर्ट परिणाम निकालेगा, क्या परिणाम निकालेगा, जो 31 के 1 में जो वॉयलेशन हुई है प्रोटेक्शन ऑर्डर की, वो अक्यूज ने, वो इस रेस्पोंडेंट ने की है और उल्लंघन की है प्रोटेक्शन ऑर्डर की या इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर की, इस दुखियारी महिला, इस दुखियारी व्यक्ति के पति ने या उस व्यक्ति ने जो इसके साथ घरेलू हिंसा किया था और उसके खिलाफ प्रोटेक्शन ऑर्डर पास हुआ था। ये हमारा सेक्शन 32 बोलता है। अब सेक्शन 33, पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर, क्या पेनल्टी लगेगी किसको, बचाव अधिकारी को, जो कि इस कानून के तहत अपनी ड्यूटी, अपने दायित्व डिस्चार्ज नहीं कर रहा, अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर रहा है, सो उस पर भी पेनल्टी लगेगी। लेजिस्लेचर ने किसी को नहीं छोड़ा, महिला के प्रति इस कानून को ऐसा स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि जो कोई भी गड़बड़ी करेगा, जो कोई भी धांधलीबाजी करेगा, सबको पनिशमेंट मिलेगी और जेल कटवाई जाएगी या फाइन लगाया जाएगा मोटा। अब सेक्शन 33 की बॉडी हम पढ़ेंगे। इफ एनी प्रोटेक्शन ऑफिसर फेल्स, कोई बचाव अधिकारी विफल हो जाता है और रेफ्यूजेस टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज, या मना कर देता है, डिनाई कर देता है कि मैं अपने दायित्व इस कानून के तहत नहीं निभा रहा, हिज ड्यूटीज एज डायरेक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट, या कौन सी ड्यूटीज दायित्व नहीं निभा रहा जो कि जज साहब ने उसको निभाने के लिए बोले हैं इन द प्रोटेक्शन ऑर्डर, किस में बोले हैं, बचाव ऑर्डर में, विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज, और कोई उसके पास सफिशिएंट उचित कारण भी नहीं है मना करने के, वो ऐसे ही मना कर रहा है हवा में। ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। अब बचाव अधिकारी को भी जेल कटवाई जाएगी, ईदर डिस्क्रिप्शन या तो रिगरस इम्प्रिजमेंट या सिंपल इम्प्रिजनमेंट, और कितने साल तक की जेल कटवाई जाएगी, 1 साल तक की उसको जेल कटवा सकते हो बचाव अधिकारी को, मैजिस्ट्रेट साहब 1 दिन से लेकर 1 साल तक की जेल कटवा सकते हैं, और विद फाइन, और या तो उसको जुर्माना भी लगा सकते हैं उस पर, विच में एक्सटेंड टू 20,000 रुपीज़, और बचाव अधिकारी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी ठोक सकते हैं, और विद बोथ, या दोनों, 1 साल की जेल भी और जुर्माना भी। अब सेक्शन 34 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, सेक्शन 34, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर, संज्ञान कौन लेगा उन अपराधों का जो कि कमिट किए हैं, किसने, बचाव अधिकारी ने। नो प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द प्रोटेक्शन ऑफिसर। जनरल रूल तो क्या है, कोई भी प्रक्रिया, फौजदारी प्रक्रिया नहीं चलेगी या कोई भी दीवानी प्रक्रिया नहीं चलेगी बचाव अधिकारी के ऊपर, अन्यथा तो अनलेस चल सकती है। एक्सेप्शन क्या है,
अ कंप्लेंट इज फाइल्ड विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एक दरख्वास्त फाइल हुई है और सैंक्शन पहले किसकी ली गई है, राज्य सरकार की, तभी एक दरखास्त फाइल की गई है। और एन ऑफिसर ऑथराइज बाय इट इन दिस बिहाफ, या किसी ऑफिसर ने, राज्य सरकार के किसी ऑफिसर ने उस प्रोटेक्शन ऑफिसर के खिलाफ कोई दरखास्त फाइल की है, तभी उसका कॉग्निजेंस कोई अदालत लेगा बचाव अधिकारी का, वरना तो नहीं लेगा। ये हमें सेक्शन 34 बोलता है। अब सेक्शन 35, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, क्या रक्षा है, क्या बचाव है, जो कि एक्शन, जो कि कार्य किए हैं और एक्शन कुछ किए हैं किसमें, अच्छे विश्वास में किए हैं। नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द प्रोटेक्शन ऑफिसर, कोई भी दीवानी मुकदमा, दीवानी प्रक्रिया, ना ही तो फौजदारी प्रक्रिया और अदर लीगल प्रोसीडिंग, या कोई भी अन्य प्रक्रिया नहीं चलेगी, शैल लाए नहीं लाई करेगी, किसके अगेंस्ट, किसके विरुद्ध, बचाव अधिकारी के विरुद्ध। फॉर एनी डैमेज कोज्ड, कि कोई नुकसान का परिणाम निकला है, और लाइकली टू बी कोज्ड बाय एनीथिंग, या नुकसान का परिणाम निकल सकता था किसी चीज से, विच इज इन गुड फेथ, जो कि अच्छे विश्वास में डन हुई है, और इंटेंडेड टू बी डन, या अच्छे विश्वास में करने की कोशिश की गई है, अंडर दिस एक्ट, इस कानून के तहत, और एनी रूल और ऑर्डर मेड देयर अंडर, या इस कानून के तहत कोई रूल बनाया है, या इस कानून के तहत कोई जज साहब ने कोई ऑर्डर पास किया है, उसके तहत कोई कार्य करने की कोशिश की गई है बचाव अधिकारी द्वारा और अच्छे विश्वास में की गई है, तो कोई भी प्रक्रिया उसके खिलाफ नहीं होगी, उसको फुल प्रोटेक्शन मिली हुई है, फुल प्रिविलेज मिली हुई है। अगर वो अच्छे विश्वास में नहीं करता, मेलाफाइड इंटेंशन, उसका बैड फेथ होता है, तो उसके ऊपर सिविल प्रक्रिया डैमेजेस की और फौजदारी प्रक्रिया उसको सजा करवाने की बिल्कुल लाई करेगी। ये हमारा सेक्शन 35 था। अब सेक्शन 36, एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, यह कानून और किसी कानून को दबा नहीं रहा है बल्कि उनका साथ निभा रहा है, यही बोल रहा है सेक्शन 36। द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू, इस कानून की जो धारा है वो दूसरे कानूनों को सपोर्ट कर रही है, उनके एडिशन में है। एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ, ना कि उनको दबाने का काम नहीं कर रही है इस कानून की जो धाराएं हैं उन अन्य कानूनों को जो कि रिलीफ दिला सकते हैं महिला को, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, समय के संदर्भ में। ठीक है, ये सेक्शन 36 हो गया हमारा। अब सेक्शन 37 जो कि हमारा आज का लास्ट है, और इस फिर यह करने के बाद हमारा द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 खत्म हो जाएगा। अब सेक्शन 37, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। अब रूल्स कौन बनाएगा, ये एक्ट तो पास हो गया पर इसके जो रेगुलेशंस के लिए रूल्स कौन बनाएगा, तो किसकी पावर है, सिर्फ ये याद करना है कि किसकी पावर है, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। केंद्र सरकार ये रूल बनाएगी कि क्या क्या रूल्स बनाने हैं, क्या क्या रेगुलेशन बनानी है जो कि फॉलो की जाएंगी इस कानून के तहत। मैजिस्ट्रेट साहब फॉलो करेंगे, बचाव अधिकारी फॉलो करेंगे, सर्विस प्रोवाइडर उन रूल्स को फॉलो करेंगे, शेल्टर होम्स उन रूल को फॉलो करेंगे, मेडिकल फैसिलिटी उन रूल्स को फॉलो करेगी जो कि केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। प्री का क्वेश्चन है, कौन बनाएगा रूल्स इस बिहाफ में, इस कानून के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हमें सेक्शन 37 में देखने को मिलता है और कुछ भी देखने को नहीं मिलता। बस इसमें जो फॉर्म वगैरह की बात हुई है, नीचे 37 के 2 में क्लोज सी में एक फॉर्म की बात हुई है, वो फॉर्म 1 है जो पीछे दिया हुआ है। और हर रूल जो भी बनेगा वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों हाउसेज के सामने कितने दिनों में लेट डाउन कर दिया जाएगा, विद इन 30 डेज। रूल बनाया, रूल को लेट डाउन किया पासिंग के लिए 30 दिनों के भीतर। सिर्फ ये हमारा सेक्शन 37 बोल रहा है। इसी से हमारा एक्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। मैंने अपनी इस वाली बेयर एक्ट से एक्ट पढ़ा है, आप भी ये बेयर एक्ट खरीद लेना, अगर नहीं है तो ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना, indiacode.com से ये एक्ट पूरा डाउनलोड हो जाएगा और आप पढ़ सकते हो। ये था हमारा पूरा एक्ट, हमने 3 पार्ट में इसको पूरा किया है। और अगर मेनली इस एक्ट से हमें क्या पॉलिसी देखने को मिलती है लेजिस्लेचर की, हमें ये पॉलिसी देखने को मिलती है कि जो दुखियारी महिला है जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, या वो दुखियारी महिला चाहे किसी की वाइफ है, या वो किसी घर की बेटी है, किसी घर की बहू है, या किसी घर की कोई काम करने वाली डोमेस्टिक हेल्पर भी, अगर उसके साथ भी घरेलू हिंसा हुई है और वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रहती थी, भाई नौकर जो घर पे काम करते हैं उनको भी तो आप सर्वेंट क्वार्टर में रख सकते हो ना, उसके साथ भी घरेलू हिंसा हो सकती है, वो भी एप्लीकेशन लगा सकती है इस कानून में। सो लेजिस्लेचर की हमें इस कानून को पास करने में क्या पॉलिसी दिखी है कि वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को कोई भी अब दुखी नहीं करेगा, उनको कोई भी अब परेशान नहीं करेगा, और जो करेगा तो उसको हम सजा दिलाएंगे और उसके एसेट्स को इस हद तक ले लेंगे, उस जिसने घरेलू हिंसा की है उस व्यक्ति को इस हद तक
उस हद तक उसके एसेट्स ले लेंगे कि उसने सोचा भी नहीं होगा। सो ये एक्ट बहुत अच्छा था और वुमेन्स को अपने राइट्स पता होने चाहिए। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।